चलो अब जो है हम लोगों को उदाहरण 4.6 जो है वो समझना है। तो उसके पहले जो है हम लोगों को 11वीं कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी उसका थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई रासायनिक प्रक्रिया में अभिकर्मक और उत्पाद गैसीय स्वरूप में हो तो हम लोग उसकी मात्रा सांद्रता के अनुसार नहीं लेते हैं, परंतु उसकी मात्रा हम लोग दाब के अनुसार लेते हैं। तो मात्रा को सांद्रता में न लेकर जब हम लोग दाब में लेते हैं तो दाब में बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, जो हेतु हैं, उन सिद्धांतों को इस्तेमाल किया जाता है जो हम लोगों ने पिछले साल जो है अभ्यास किया था। तो उसी को ही याद करते हुए हम लोग उदाहरण जो है वो 4.6 चलाने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कितना हम लोगों को याद है। तो उदाहरण 4.6, स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि, तो प्रक्रिया दी गई है प्रथम कोटि की, अर्थात यहाँ पर जो समाकलित वेग समीकरण का सूत्र होगा वो प्रथम कोटि का हमको इस्तेमाल करना है। और हमको किस पर फोकस करना है, अभिकर्मक हमारा कौन सा है, N2O5, उस पर निम्न आंकड़े दिए गए हैं। उसके लिए रासायनिक प्रक्रिया दी गई है 2 टाइम्स N2O5 गिव्स 2 टाइम्स N2O4 प्लस O2। इसमें सारे अभिकर्मक और उत्पाद सारे गैसीय अवस्था में हैं। और उसके लिए जो है यहाँ पर समय, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक हो तो देख सकते हो कि समय 0 के अनुसार, जब समय 0 है तब उसकी सांद्रता हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, दाब किस में होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और समय बदल जाता है, समय हो जाता है 100, और ये क्या किस में है, सेकंड में है। तो उसका दाब हो जाता है 0.512, अर्थात इसके कुल दाब में जो है वो वृद्धि देखने को मिल रही है। देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि रासायनिक प्रक्रिया इस तरह से है, 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2, ठीक है ना, कि यहाँ पर अभिकर्मक से इतने इतने जो है हम लोगों को उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो सही में कितना अभिकर्मक इस्तेमाल हो रहा है, 2 गुना। उससे उत्पाद कितने मिल रहे हैं, ये 2 गुना और ये 1 गुना, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से भाई इस तरह से जानेंगे कि जब प्रक्रिया में शुरुआत में N2O5 था तब उसकी प्रक्रिया को जब शुरुआत की गई थी, तो प्रक्रिया की शुरुआत में से हम लोगों को जब प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी तब N2O4 के 2x दाब और O2 का x दाब हमको मिला। तो 2x के दाब में क्या हुई यहाँ पर कमी। तो N2O5 के 2x के दाब में कमी होने पर हम लोगों को दाब में, इनके उत्पाद के दाब में इतनी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो हम लोगों को पूरा एक सिस्टम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरा सिस्टम लिखने के लिए तो मैं जो है दूसरा पेज ले लेता हूँ, ठीक, यहाँ से ही समझेंगे। प्रक्रिया को मैं फिर से लिख रहा हूँ, 2N2O5 गिव्स 2N2O4। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए 2 बार लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को बार बार सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम लोग इसको कैसे लिखते थे 11वीं में कि भी प्रारंभ में उत्पाद हमारे पास नहीं होते हैं, अर्थात उनका दाब जो है वो 0 एटमॉस्फेरिक होगा। तो N2O5 में प्रारंभिक दाब कितना था, तो 0 सेकंड पर उसका प्रारंभिक दाब था 0.5 एटमॉस्फेरिक। फिर जब प्रक्रिया आगे चली तो प्रक्रिया में प्रारंभ में t=0 समय था, जब प्रक्रिया आगे चली तो t समय पर अब क्या हुआ कि N2O4 जो है वो उसमें 2x मिले और O2 के जो है दाब में x एटमिक जितना जो है वो वृद्धि देखने को मिली। तो अभिकर्मक के दाब में कितनी कमी आ रही थी, तो -2x जितने दाब में कमी आ रही थी। तो ये जो है ना इनके प्रारंभिक दाब हुए और ये जो है N2O5 का अंतिम दाब हुआ, ठीक है, ये अंतिम दाब हुआ। अब हम लोगों को अंतिम दाब ज्ञात करना है कि भाई इसका अंतिम दाब क्या होगा। अंतिम दाब ज्ञात करेंगे ना तो ही हम लोगों को जो है वेग स्थिरांक प्राप्त होगा, क्योंकि वेग स्थिरांक में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सांद्रता की जगह उसका दाब लिखा जाएगा। तो हम लोगों को पहले x ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास पिछले साल जो है हम लोगों ने सूत्र का इस्तेमाल किया था कि अगर दाब के लिए हो
तो हम लोग दाब का सूत्र क्या लिखते हैं, तो हम लोग कुल दाब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुल दाब। कुल दाब क्या होता है? ये जितने भी अभिकर्मक और उत्पाद है ना, उन सभी के दाबों का योग होगा। ठीक है, सभी के दाबों का योग होगा, अर्थात ये Pn2O5 होगा प्लस Pn2O4 प्लस O2 के दाब। तो इन सभी का क्या है, यहाँ पर योग हम लोगों को करना पड़ेगा। चलो, तो कुल दाब बराबर Pn2O5 का अंतिम समय पर दाब कितना है, तो ये रहा। तो 0.5 माइनस 2x प्लस N2O5 2x PO2x माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर मिला 0.5 प्लस x। तो ये हम लोगों को अंतिम दाब मिला। ठीक है, उसको हम लोग x से जो है वो सूत्रकर्ता बना सकते हैं, x प्राप्त हो जाएगा 0.8 x प्लस है, यहाँ पर ही रहेगा, 0.5 सामने जाएगा, तो PT इक्वल्स टू x यहीं पर रहेगा, 0.5 सामने जाएगा, PT वहीं रहेगा, 0.5 क्या होगा, माइनस होगा। ये हम लोगों को जो है वो x मिला। अब ये जो दाब है ना, ये कुल दाब है जो अंतिम समय के लिए है। अंतिम समय के लिए कुल दाब हमको पता है, तो 0.512। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू इस x का जो उपयोग है ना, वो हम लोग N2O5 को t समय पर दाब ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। x का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो N2O5 का दाब क्या मिलेगा, N2O5 बराबर 0.5 माइनस 2 इंटू x है, 0.5 माइनस 2 इंटू PT माइनस 0.5 माइनस 2 साम मल्टीप्लाई में PT माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस हाफ 1.5 माइनस 2 इंटू PT। ठीक है, अब PT का मूल्य भी हमारे पास है, यहाँ पे भी रखते थे तो भी चलेगा, आंसर तो वही आता। ठीक है, चलो PT हमारे पास है। PT हम लोग कितना रख रहे हैं, तो P ऑफ T तो P T इक्वल्स टू 0 सेकेंड के लिए PT है, ये रहा 0.512। तो P ऑफ N2O5 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 2 इंटू 0.512। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के और माइनस करने के बाद हमको आंसर मिलेगा 0.476। तो ये हम लोगों को N2O5 का जो है वो 100 सेकेंड के लिए प्राप्त हो चुका है। तो ये अंतिम जो है दाब हमको मिल चुका है। ठीक है, ये डायरेक्ट कभी भी नहीं आ सकता, ये 2 स्टेप में ही आएगा। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, समाकलित वेग समीकरण लिखना चाहते हैं। तो समाकलित वेग स्थिरांक k की गणना ज्ञात करेंगे, तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई t लॉग प्रारंभिक सांद्रता N2O5 के लिए और फाइनल सांद्रता N2O5 के लिए। तो 2.303, समय में अंतर कितना, T2 माइनस T1, 100 माइनस 0 कितना आएगा, 100 ही मिलेगा। तो 100 लॉग प्रारंभिक सांद्रता कितनी है,
प्रारंभिक सांद्रता है 0.5 और अंतिम सांद्रता कितनी आई 0.476। तो इसको जो है डिवाइड करके जो मूल्य आएगा उसका लॉग कैल्सी से प्राप्त करके लिखेंगे तो मूल्य मिलेगा 0.0216। तो आंसर मिलेगा 4.98 इंटू 10⁻⁴ प्रति सेकेंड। तो ये के का मूल्य जो है हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का उदाहरण 4.6। अब मैंने कहा था कि भाई प्रथम कोटि के लिए अर्धायु जो है हम लोग बाद में चलाएंगे, तो अर्धायु देख लेते हैं हम लोग प्रथम कोटि के लिए क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए अर्ध आयु तो इसको हम लोग लिखेंगे 4.3.3। अभिक्रिया की अर्ध आयु चलो उसके लिए हम लोगों को जो है जो प्रारंभिक अभिक्रिया लिखी थी ना उसका, अरे हाँ, अभी हम लोगों ने जो अर्धायु जो है ना, अर्धायु किसी की भी नहीं चलाई, ना शून्य कोटि की चलाई है ना प्रथम कोटि की चलाई है। इसीलिए पहले जो है हम लोग शून्य कोटि के लिए हम लोग अर्ध आयु समीकरण देख रहे हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, इसको क्लियर कर दे। शून्य कोटि के लिए अर्धायु समय, तो शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या था कि भाई k इक्वल्स टू r0 माइनस RT अपॉन t। अब जब अर्धायु है उसका मतलब समय क्या हो जाएगा आधा, समय क्या हो जाएगा आधा। समय आधा हो गया, वो कब हुआ जब उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता थी ना वो आधी हो गई। तो अर्धायु समय कब माना जाता है जब उसकी प्रारंभिक अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता जो होती है जब वो आधी होती है ना तब वो अर्धायु कहा जाता है। तो अब उसका जो अंतिम समय है उसका मतलब क्या हो गया है, हम लोगों ने प्रक्रिया का मतलब कि देखो प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी 2 ग्राम से बराबर, लेकिन अब अभिकर्मक रह गया 1 ग्राम। ठीक है ना, तो उसकी अंतिम सांद्रता हम लोग 1 ग्राम पर चेक करना चाहते हैं। तो अंतिम सांद्रता 1 ग्राम पर कब चेक होगी जब उसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी कर जाएगी आधी, समय भी क्या हो जाएगा हाफ। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं तो कि R0 में कोई परिवर्तन नहीं, परंतु RT का मूल्य ये हो जाएगा हाफ R0 अपॉन T के लिए क्या होगा T हाफ। ठीक है, अब T को सूत्र का कर्ता बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं, T को सामने ले जाते हैं, डिवाइड है ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा R0 माइनस, अब ये हाफ R0 का मतलब ये है बट्टे में 1 R0 माइनस आधा R0 कितना होगा, या तो ऐसे करो ना 2 मल्टीप्लाई कर दो, चलो ऐसे भी कर सकते हैं, LCM ये हो गया। ठीक है ना, तो अब ये 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा बटे में 2। अब अर्धायु समय क्या हुआ के सामने चला जाएगा तो R0 2 है के बट्टे में जाएगा, तो शून्य कोटि के लिए अर्धायु समय ये प्राप्त होगा। किसके लिए शून्य कोटि के लिए। चलो अब हम लोग प्रथम कोटि के लिए अर्धायु समय निकाल लेते हैं।
प्रथम कोटि के लिए अर्धायु। पहले प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या था? k इक्वल्स टू 2.303/t लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपन अंतिम सांद्रता। ठीक है, जब अर्ध समय होता है तो t बराबर क्या लिखते हैं? हाफ। तब उसके लिए अभिकर्मक अंतिम क्या हो जाता है? प्रारंभिक सांद्रता का आधा। ये दोनों मूल्य यहाँ रख देते, तो अब k क्या मिलेगा? 2.303/t हाफ लॉग r0। RT के लिए क्या होगा? R0 बट्टे 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई टू R0 कैंसिल, t सामने जाने दो। 2.303 के नीचे आएगा, मल्टीप्लाई का नीचे आएगा डिवाइड, log 2। log 2 का मूल्य कितना होता है? तो t हाफ 2.303/k। log 2 का मूल्य होता है 0.3010, याद करने का। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो अर्धायु मिलेगा 0.693/k। तो ये दोनों के लिए जो है ना अर्ध आयु प्राप्त हो चुके हैं। चलो अब उदाहरण जो है हम लोग देख लेते हैं 4.7। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान दिया गया है। डेटा लिख लेते हैं। k इक्वल्स टू 5.5 × 10⁻⁻14 प्रति सेकंड पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना करें। तो अर्धायु ज्ञात करना है। अर्धायु किसके लिए ज्ञात करना है? कौन सी कोटि है? प्रथम कोटि है। चलो, तो प्रथम कोटि के लिए हम लोगों को अर्धायु समय ज्ञात करना है। तो हम लोग के ज्ञात कर ले। हम लोग के का मान ज्ञात करते हैं। चलो, तो के इक्वल्स टू क्या होगा? प्रथम कोटि के लिए 2.303/t log r0। नहीं, के का मान तो के प्राप्त है, सॉरी। चलो, के ज्ञात है तो हम लोग अर्धायु समय का सूत्र लिख लेते हैं। प्रथम कोटि के लिए अर्धायु समय 0.693 डिवाइड बाई के। चलो, 0.693 डिवाइड बाई के 5.5 × 10⁻⁻14 प्रति सेकंड। तो ऊपर जाएगा, आंसर होगा 1.26 × 10⁻13 सेकंड। ठीक है ना, प्रति सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड हो जाएगा। चलो, उदाहरण 4.8। क्यों बाहर आया? सुई जाओ भेजना, एक ऊपर एक नीचे। हाँ, अभी तो वार से 4 वाग्या से जाओ जाओ जल्दी, अभी तो 4 वाग्या से। अन्ना ऊंघी जाओ, एक नीचे ने एक ऊपर जाओ। चलो, उदाहरण 4.8। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय अर्धायु का 10 गुना होता है। क्या लिखा है? प्रथम कोटि की प्रक्रिया है। चलो, समझ में आ गया। तो उसके लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। तो पहले तो ये प्रतिशत को जो है वो करना पड़ेगा ना, कैंसिल करना पड़ेगा। प्रतिशत को कैंसिल करना पड़ेगा। प्रतिशत में से उसका मूल्य निकालना पड़ेगा। एक के अनुसार 99.9% कितना होता है? अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो उसके लिए लगने वाला समय कितना होगा? चलो, हम लोग शुरुआत करते हैं कि भाई प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? R0 कितनी है? तो हम लोग एक मान लेते हैं, 1 मोल है।
अब उतनी ख़त्म हो जाती है। कितनी ख़त्म हो जाती है? 99.9% जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो प्रतिशत को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 99.9 बटे में 100 करते हैं, तो हम लोगों को जवाब मिलेगा 0.999। तो प्रक्रिया जो है ना, क्या लिखा है कि अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। पहले एक था, फिर पूर्ण हो जाती है, मतलब उसमें क्या आएगी? कमी। तो अंतिम अभिकर्मक की सांद्रता क्या होगी? तो प्रारंभ में जितना था ना उसमें से इतनी क्या आएगी? कमी। ठीक है ना। 99.99% प्रारंभिक सांद्रता में कमी आई। तो 99.9% प्रारंभिक सांद्रता में क्या हुई? कमी आई। तो पहले कितनी थी? 1, उसने कितनी कमी आई? इतनी कमी आई। वो हम लोगों को अंतिम सांद्रता लिखनी है। तो इस उदाहरण में सिर्फ एक ही चीज़ का थी जो हम लोगों को ज्ञात करनी थी, और वो थी कि भाई प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता। देखो प्रारंभिक सांद्रता तो वही रहेगी, अंतिम सांद्रता जो हमेशा परिवर्तन होता है ना वो अंतिम सांद्रता में लिखना पड़ता है। तो अंतिम सांद्रता कितनी हुई? ये प्रारंभिक सांद्रता जितनी थी ना उसमें से उतनी क्या हुई? कमी हुई। कितनी? 99.9% कमी हुई। तो वो मूल्य हम लोगों को यहाँ पे रखना है। तो लॉग R0, फिर ये लिखेंगे R0 माइनस 0.999 R0। देखो R0 हमको कॉमन लिख रहा है और ऊपर R0 वो कैंसिल हो सकता है। तो 2.303 अपॉन टी लॉग 1 अपॉन, ये कॉमन, ये 1 नहीं, R0 अपॉन कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस 0.999 R0 कॉमन, ये R0 कैंसिल, एक में से 0.99 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? तो हम लोगों को मिलेगा, एक में से 0.9 जाए तो 0 पॉइंट हम लोगों को मिलेगा 0.001, क्योंकि 0.001 इसमें जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2.303 टी लॉग, ये 0 पॉइंट है, मतलब कि ये 10 की घात -3 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैंने कहा था सूत्र, लॉग के आगे जो भी हो देख लेते हैं। 2.303 टी लॉग, ये लॉग 10 की घात 3 है, घात जो है ना वो आगे आ जाएगी क्योंकि लॉगरिदम के साथ में है, तो ये गुणे में 3 हो जाएगा बट्टे में टी लॉग 10, और ये बेस 10 होता है, ये होता ही है, नहीं लिखा हो तो भी होता ही है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा 2.30, ये इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.909 बट्टे टी मिलेगा। लॉगरिदम 10 बेस 10 1 होता है, ठीक है ना, ये 1 हो गया। तो हम लोगों को अभी मिल रहा है 6.909 अपॉन टी। ये क्या मिला हमको? ये हम लोगों को मिला के, ठीक है ना, ये हम लोगों को क्या मिला है? के मिला है। और ये हम लोगों ने कैसे लिखा था इसके लिए? ये टी समय था, ठीक है ना, तो टी इसको सूत्र का कर्ता बना लेते हैं। तो टी बराबर 6.909 डिवाइड बाई के। चलो ये एक मूल्य हम लोगों को मिला। अब इसका अर्धायु बोला गया है, तो इसका अर्धायु उसका 10 गुना होता है, ऐसा लिखा है। तो अर्धायु पहले लिखते हैं। तो अर्धायु प्रथम कोटि के लिए अर्धायु का सूत्र क्या था कि 0.693 अपॉन के था, अपॉन के था। अब हम लोग जो है ये देखना चाहते हैं टी और टी समय के मध्य जो है वो हम लोग जो है एक काम करते ना,
एक काम करते हैं, ये वाला के का मूल्य जो है ना उसमें लिखते हैं, इसमें। तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय के का मूल्य कितना आया 6.909 डिवाइड बाई टी, ऊपर चला गया, ठीक है ना, ऊपर चला गया। तो अब जो है हम लोगों को ये आंसर मिलता है टी हाफ इक्वल्स टू 1/10 इंटू टी, ये 10 चला जाएगा, तो ये 10 गुणे टी हाफ बराबर टी। तो टी बराबर अर्धायु का 10 गुना है, ये साबित हो गया, ठीक है ना। क्या लिखा है, इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए, पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु का 10 गुना होता है। तो अभिक्रिया को पूर्ण होने वाला लगने वाला समय t है, जो अर्धायु का क्या है 10 गुना है, ये साबित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब ये टॉपिक जो है बोर्ड में आने वाला था वो चलाया मैंने, बाकी के टॉपिक जो है आने वाले नहीं है। तो हम लोग अभी उसको पहले फोकस कर रहे हैं और उसके मुताबिक सिलेबस पूरा कर रहे हैं। वक्त मिलेगा तो वो वाला कोर्स भी हम लोग आपको चलाएंगे। फिलहाल ये जो चैप्टर है यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। चौथे चैप्टर के बाद जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को चलाऊँगा।